नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पी से में स्वागत है। आईआर के लिए जो बीपीएससी और यूपीएससी के लिए हम पढ़ते हैं उसमें नेक्स्ट लेक्चर है ये। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत और ईयू का संबंध, यूरोपियन यूनियन की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट हो गया है हमारे लिए अभी। क्यों रिलेवेंट हो गया ये? क्योंकि जब से रूस और यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ है तब से यूरोप में खाद्य संकट सहित तेल के संकट जैसी चीज़ें आने लग गई हैं। और इससे क्या हुआ है, इससे यूरोप को ये चीज़ विचार करना पड़ रहा है कि उसके पास रूस के अलावा भारत या अन्य कोई देश ऐसे होने चाहिए जहां से वो अपनी ज़रूरत के सामान को आयात और निर्यात कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये भी है कि भारत रूस को की आलोचना नहीं के बराबर किया है उसने यूक्रेन पर आक्रमण को लेकर। तो इसके कारण से भी यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं या यूरोप के जो देश हैं वो भारत को एक अलग नज़रिए से देख रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि भारत के साथ व्यापार बढ़ाया जाए, भारत के साथ रक्षा संबंधों को बढ़ाया जाए, भारत के साथ जो खाद्य सुरक्षा है या एनर्जी सिक्योरिटी है या साइबर है, एजुकेशन है, कल्चरल रूप से हर रिलेशन को बढ़ाया जाए ताकि भारत रूस के करीब न जाकर यूरोप के करीब में आए। कुछ दिन पहले ही हमारे विदेश मंत्री जी ने बयान दिया था कि जब भी यूरोप पर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको आप पूरे विश्व का प्रॉब्लम घोषित कर देते हो, लेकिन बाकी विश्व का जो समस्या होती है उसको आप यूरोप की समस्या नहीं समझ पाते हो। हमारे प्रधानमंत्री हम विदेश मंत्री जी ने भी ये बोला कि जब भारत पर चीन के सैनिकों ने आक्रमण किया था लेह लद्दाख के इलाकों में 2020 के मई में, जिसमें भारतीय के 20 सैनिक शहीद हो गए थे और चीन के भी सैनिक मरे थे। वो डेटा भले ही डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं लेकिन उनके भी सैनिक मरे थे। तो उस समय किसी भी यूरोपियन यूनियन के देश ने खुलकर उसका विरोध नहीं जताया था कि ये चीन ने गलत किया है। इस चीज़ को लेकर उन्होंने, विदेश मंत्री जी ने बोला कि जब आपकी पर समस्या आती है तो फिर हम क्यों जताएं। रूस हमारा हमेशा से ऑल वेदर फ्रेंड रहा है, इसलिए हम यूरोप और रूस में से रूस को भी चुनते हैं, यूरोप को भी चुनते हैं। हमारा जिसके साथ इंटरेस्ट होगा हम उसके साथ जाते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए विदेश मंत्री जी ने बयान दिया था। अब आज के परिप्रेक्ष्य में हम क्या क्या बातें करेंगे? आज के परिप्रेक्ष्य में हम बात करेंगे कि भारत के लिए यूरोप में क्या है, हमारे लिए क्या है यूरोप में ऐसा कि हम यूरोप में निवेश करें, व्यापार करें। हमारे लिए कौन सी संभावनाएं हैं यूरोप में, रक्षा की कैसे संभावनाएं हैं। विदेश मंत्री जी ने ये भी बोला था कि यूरोप के देश ब्रिटेन हो गए, फ्रांस हो गए, जर्मनी हो गए, ये पाकिस्तान को हथियार मुहैया करवा देते हैं, क्योंकि पाकिस्तान सो कॉल्ड अमेरिका के एलाई था पहले जब शीत युद्ध चल रहा था, लेकिन भारत को हथियार देने से मना कर देते हैं। तो इस चीज़ को लेकर भी उन्होंने खुले रूप से बोला था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने संबंधों को सुधारेंगे, आप अपने नज़रियों को बदलेंगे हमारे लिए, तो ही हम अपने नज़रियों को बदल सकेंगे। वरना ना तो यूरोप हमारा दुश्मन है, ना रूस हमारा दुश्मन है। सब हमारे मित्र हैं जिनसे हमारा जैसा इंटरेस्ट बनेगा हम उनसे वो चीज़ें आयात निर्यात और व्यापार को बढ़ा सकते हैं। धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे। ये मैं कहानियाँ क्यों सुनाता हूँ आपको? जब आप एग्जामिनेशन हॉल में होंगे, याद रखना मेरी वर्ड को, लिख के रख लेना दीवार पर सामने। सब कुछ भूल जाते हैं, अनुभव से बता रहा हूँ। आपका दिमाग ब्लैंक होने लग जाएगा, फैक्ट्स याद नहीं आएंगे। अगर आपको कहानी याद रहेगी ना भारत और यूरोप की, या भारत रूस का जो मैंने बताया है, भारत I2U2 का बताया है, क्वाड का बताया है, आप अपने मन से पॉइंट्स बना सकते हैं। ओके, थोड़ा सा स्मार्टनेस आना चाहिए पढ़ते समय कि हम ऐसे पढ़ें जिसको याद ना करना पड़े, समझ जाएं चीज़ों को। यूरोप का सबसे पहले मैप देखते हैं। पता ही है आपको, रूस जो है वो यूरोप में भी आता है और एशिया में भी आता है। तो रूस के साथ जो जो सीमाएं लगती हैं इन देशों की, इन देशों के साथ नाटो जो है वो संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है रूस को घेरने के लिए। इसी चक्कर में यूक्रेन पर भी आक्रमण किया था रूस ने कि तुम नाटो के सदस्य मत बनो, जबकि बाकी जो पश्चिम के देश अमेरिका था वो बार बार उनको उकसा रहा था यूक्रेन को कि तुम नाटो के सदस्य बनो, तुम नाटो के सदस्य बनो। जब यूक्रेन ने लड़ना शुरू किया तो उसको अकेले छोड़ दिया गया। सिर्फ और सिर्फ हथियार की सप्लाई कर रहा है यूरोपियन यूनियन, और जो अमेरिका है वो यूक्रेन को। तो यूक्रेन युद्ध के बाद जो यहाँ पर छोटे छोटे आप देख रहे हो, बाल्टिक कंट्रीज़ को कहा जाता है, और ये जो नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं इन पर भी रूस का खतरा मंडरा रहा है। रूस ने इनको भी धमकी दी है कि अगर आप नाटो में शामिल होने की कोशिश करेंगे, बहुत सारे देश तो हो भी गए हैं, अगर नाटो मेरे लिए खतरा बनेगा तो मैं परमाणु वॉर की तरफ भी बढ़ जाऊँगा। इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। तो इसलिए यूरोप जो है वो चर्चा में है, हमसे संबंध के लिए भी चर्चा में है। दूसरी चीज़ ये भी है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का नाम सुना होगा आप लोगों ने।
भारत पूरी कोशिश में लगा हुआ है कि ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिल्कुल अंतिम दौर तक पहुंच के साइन हो जाए, जिससे क्या होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से भारत में कोई वस्तु 1000 रुपये की बनी है तो वो यूरोप में भी 1000 रुपये में ही उपलब्ध हो जाएगी। उस पर कोई टैरिफ नहीं लगाया जाता है, उस पर किसी तरीके का ड्यूटी नहीं लगाया जाता है। जिस देश से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं होता है उसमें क्या होता है, भारत में कोई वस्तु 1000 रुपये की बनी है, अमेरिका से मान लो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमारा अभी नहीं है, आगे जाके क्या होगा, अमेरिका में ये सामान मिलेगा 1500 का, अमेरिका में यही सेम उत्पाद कितने का बना है, अमेरिका में कोई उत्पाद बना है 1200 का, तो जब आप मार्केट जाओगे तो आप 1500 का सामान तो नहीं खरीदोगे ना, आप 1200 का सामान खरीदोगे। वहीं यूरोप के साथ अगर हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है तो यूरोप में भी कोई सामान बन रहा है 1000 रुपये का, हमारे यहाँ भी कोई सामान बन रहा है 1000 रुपये का, अगर यूरोप का कोई सामान खरीदेगा कोई तो हमारा सामान भी खरीद सकता है कोई। इसलिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को बढ़ावा देने की कोशिश की जाती है वहाँ पर जहाँ हमारा व्यापार घाटा ना हो। हम चीन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन यूरोपियन यूनियन के साथ कर सकते हैं, क्योंकि हम इनको फूड सप्लाई कर सकते हैं, हम इनको फूड सप्लाई कर सकते हैं, हम इनको कपड़ा की सप्लाई कर सकते हैं। भारतीय कपड़ों की बहुत बड़ी पहचान होती है इन क्षेत्रों में। हम इनको लेदर की सप्लाई कर सकते हैं, हम इनको मनी मानिक के आभूषण की सप्लाई करते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी जिसको कहा जाता है। भारत बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है उस चीज़ का। भारत इसको पेट्रोलियम पदार्थों की सप्लाई कर सकता है। पेट्रोलियम पदार्थ बोले तो बोलोगे तेल कहाँ है हमारे पास, नहीं। हम क्या करते हैं, हम बाहर से कच्चा तेल मंगाते हैं, उसको अपने देश में रिफाइंड करते हैं, फिर 10 रुपये के तेल को 100 रुपये में मार्केट में हम बेचते हैं। तो इन सब चीज़ों की हम सप्लाई आने वाले समय में यूरोप में कर सकते हैं। इसके अलावा मानव संसाधन की हम सप्लाई कर सकते हैं। स्किल्ड लोग जब जाएंगे यूरोप में जनसंख्या कम है, हमारे यहाँ जनसंख्या की कोई कमी है नहीं भगवान की कृपा से, तो हम स्किल्ड लोगों को भेज सकते हैं यूरोप में। तो ये सब वो संबंध हैं जिस पर आगे भारत और यूरोप साथ में काम कर सकता है। एक पृष्ठभूमि दिमाग में बन गई होगी कि हाँ यूरोप क्या मायने रखता है क्या नहीं, बन गया होगा। अब आगे बढ़ते जाते हैं। यूरोप को प्रायद्वीपों का भी प्रायद्वीप कहा जाता है। क्यों भाई, ये देखो प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है, 3 तरफ से पानी से घिरा होना चाहिए। ये देखो ये पानी से घिरा हुआ है, ये पानी से घिरा हुआ है, ओके, ये पूरा देखो पानी से घिरा हुआ है, ये पूरा पानी से घिरा हुआ है, तो इसलिए इसको कहा जाता है। खैर ये तो ज्योग्राफी की चीज़ें हो गई, हम इस पर नहीं जाएंगे, आ जाते हैं आगे। ये पूरा यूरोपियन यूनियन है, पूरा इसमें से मैक्सिमम सदस्य जो हैं वो यूरोपियन यूनियन के सदस्य हैं। इनकी अपनी एक अलग भाषा, यहाँ पर क्या होता है, फ्रेंच भाषा फ्रांस देश से मिलेगा, जर्मनी भाषा जर्मनी देश से मिलेगा। इसीलिए जब ब्रिटेन से भारत आए थे अंग्रेज़ तो उनको लगता था भारत कोई देश नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इतनी भाषाएँ बोली जाती हैं। यूरोप में जैसे ही भाषा बदलता है देश बदल जाती है, लेकिन भारत में क्या है, भारत में कितनी भाषाएं हैं गिनी नहीं जा सकती, लेकिन एक देश है। तो ये कॉन्सेप्ट आप यूरोप का देखिए। इसीलिए यूरोप में देश आपको छोटे छोटे मिलेंगे। क्यों मिलते हैं छोटे छोटे, क्योंकि वहाँ जैसे ही भाषा बदलती है देश बदल जाती है। देखते रहना आप, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 2013 से निलंबित किए गए एक मुक्त व्यापार समझौते पर हुई वार्ता को पुनर्जीवित करने के पहल के रूप में भारत और यूरोपीय संघ के पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और निवेश समझौते को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करने हेतु उच्च स्तरीय बातचीत की घोषणा की है। इसमें हमसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि हाल ही में भारत के द्वारा ऑस्ट्रेलिया के साथ किए गए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और यूएई के साथ किए गए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को आप किस नज़रिए से देखते हैं। आगे इसी क्वेश्चन में जोड़ेगा कि क्या यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत के लिए लाभदायक होगा या नहीं। पक्ष और विपक्ष में पॉइंट लिखिए। 2 सवालों को मिलाकर एक सवाल बनाए जाते हैं बीपीएससी में अधिकतर। क्यों, क्योंकि बड़े होते हैं सवाल में, आपको 5 पेज तक लिखने होते हैं। तो इतने ज़्यादा नंबर का जब एक सवाल होता है तो एक छोटा सा उसमें कंटेंट नहीं बन पाता है उतना, ओके। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो आपसे यही पूछ सकता है कि भारत और यूरोपियन यूनियन के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसको मुक्त व्यापार समझौता कहा जाता है, इसको करने में क्या क्या बाधाएं हैं भारत के लिए, क्या क्या चुनौतियां हो सकती हैं, भारत के लिए क्या क्या लाभ के चीज़ें हैं, इसको लिखिए। ये लिखना पड़ेगा आपको। इस बार यूपीएससी 2022 में प्रीलियम में क्वेश्चन पूछा गया था वियतनाम को इकोनॉमी को लेकर। यूपीएससी में पूछा गया था वियतनाम की इकोनॉमी को लेकर पूछा गया था। वियतनाम की इकोनॉमी कैसी है, 4-5 स्टेटमेंट दिए हुए थे और वो क्वेश्चन कठिन था क्योंकि सब नहीं कर सकते थे उस क्वेश्चन को। तो ये सब चीज़ें क्यों पूछी गई थी वियतनाम की इकोनॉमी की, क्योंकि हाल ही में वियतनाम ने पिछले ही साल यूरोपियन यूनियन के साथ मुक्त व्यापार समझौता को किया है। आपको पता होना चाहिए
कि भारत और वियतनाम की जो इकॉनमी है उसमें जो एक्सपोर्ट की चीज़ें हैं, जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, वियतनाम भी उनमें से बहुत सारे चीज़ों को एक्सपोर्ट करता है। तो अगर वियतनाम धीरे धीरे यूरोपियन यूनियन में अपनी पैठ बना लेगा, अपना सामान बेचने लग जाएगा, अगर भारत ने और भी देर किया मुक्त व्यापार समझौते में, तो हमारे लिए ये चीज़ मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, यूरोपियन यूनियन के साथ कुछ दिन पहले ही बांग्लादेश का भी अच्छा खासा संबंध है। बांग्लादेश भी कपड़ों का बहुत बड़ा उत्पादक है, बांग्लादेश भी फिशरीज प्रोडक्ट्स का बहुत बड़ा उत्पादक है, वहाँ भी इंडस्ट्री बूम कर रही है बांग्लादेश में। तो इसलिए बांग्लादेश को गरीब देश के तौर पर यूरोपियन यूनियन में थोड़ी सी रियायत भी दी जाती है, अमेरिका में भी थोड़ी सी रियायत दी जाती है। इसलिए बांग्लादेश का भी धीरे धीरे एक्सपोर्ट बढ़ रहा है यूरोपियन यूनियन को और अमेरिका को। इसलिए हमें इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि बाकी देश हमसे आगे न निकल जाएं, बाकी देशों का यूरोपियन यूनियन से मुक्त व्यापार समझौता ना हो जाए, इसलिए हमें भी इस पर ध्यान देना होगा। इसके अलावा पाकिस्तान जो देश है, वहाँ के चावल बड़े फेमस होते हैं, बासमती चावल, लेकिन भारत को बासमती चावल का जीआई टैग मिला है। तो यूरोपियन यूनियन में बासमती चावल वगैरह की सप्लाई हम खूब सारा कर सकते हैं। फिशरीज प्रोडक्ट की कर सकते हैं, कपड़ा की कर सकते हैं, लेदर का कर सकते हैं, जेम्स ज्वेलरी का कर सकते हैं। इन सब चीज़ों का हम बड़ी मात्रा में वहाँ पर निर्यात कर सकते हैं यूरोपियन यूनियन को। इसके अलावा जो फ्रांस देश है, फ्रांस, इससे कुछ दिन पहले ही हमने राफेल लड़ाकू विमान लिया है। यानी कि यूरोपियन यूनियन के जो बहुत सारे देश हैं, जर्मनी के साथ भी हमारे अच्छे संबंध हैं, फ्रांस के साथ भी हमारे अच्छे संबंध हैं, ब्रिटेन के साथ हमारा अच्छा संबंध है। ब्रिटेन के साथ ब्रेग्जिट के बाद जब ब्रिटेन ईयू से निकल गया, उसके बाद से ब्रिटेन के साथ हम अलग से मुक्त व्यापार समझौता पर वार्तालाप कर रहे हैं। वहाँ पर अभी जो प्रधानमंत्री बने हैं उन्होंने भी बोला है कि हम बहुत जल्द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन करेंगे भारत के साथ। यानी कि अगर हम इतिहास को देखें, अपने औपनिवेशिक इतिहास को, तो पहले से भी भारत की चीज़ें यूरोप में काफ़ी पसंद की जाती रही हैं। जैसे भारत के मसाले हो गए, भारत के फूड हो गए, भारत का जो भी कुछ है, हर चीज़ पसंद किया जाता रहा है। तो अगर यूरोपियन यूनियन के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता तो एक साथ 19 से 20 देशों के साथ हमारा जुड़ जाएगा इकॉनमी। ये चीज़ हमारे लिए लाभदायक होगा। पूरा का पूरा आपके दिमाग में एक मानचित्र बन गया होगा, कहानी बन गया होगा। बहुत सारे देशों का मैंने नाम लिया है। वीडियो को एक बार फिर से आप सुन लेना अगर आपको दिक्कत आए तो। पीडीएफ जब मैं पढ़ता हूँ तो पीडीएफ में मेरे अमाउंट कम होते हैं, जो मैं बोलता हूँ वो मैं खुद को पढ़ता हूँ। 4-4 घंटे मुझे पढ़ने पड़ते हैं एक वीडियो लेक्चर लेने के लिए। वैसे ही एट्रैक्टिव नहीं होता है, वैसे ही आपको सुनने में अच्छा नहीं लगता है। ओके, इसलिए ध्यानपूर्वक अब मैं पीडीएफ पढ़ूंगा, अब आप सुनते जाना। जो जो मैंने बोला है उसको एक बार दिमाग में रिकॉल ज़रूर करना बैठ के। ओके, आगे बढ़ते हैं। इस शिखर बैठक में भारत और यूरोपीय संघ ने परमाणु ऊर्जा, अंडरलाइन करके रख लेना, एटॉमिक एनर्जी पर हम बात कर रहे हैं। क्यों एटॉमिक एनर्जी पर हम बात कर रहे हैं? फ्रांस जैसा देश है यूरोपियन यूनियन का भाग, फ्रांस में एटॉमिक एनर्जी का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। दुनिया में सबसे अधिक एटॉमिक एनर्जी का उत्पादन करता है अमेरिका, बिजली बनाने के लिए। आई रिपीट, बिजली बनाने के लिए। बम की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, बिजली बनाने के लिए बात हो रही है। बाकी उसके बाद यूरोप की जो कंट्रीज़ हैं, चीन है, ये सब देश परमाणु बिजली उत्पादन में प्रमुख हैं। भारत में परमाणु बिजली उत्पादन है, लेकिन अभी भी 10% से कम ही बिजली का उत्पादन परमाणु माध्यम से हम कर पाते हैं। और इसका बेनिफिट भी मिलता है। भारत की ऊर्जा की ज़रूरतें बढ़ रही हैं धीरे धीरे, और इससे हमें मदद मिलेगा। अगला है समझौते से लेकर दूरगामी महत्व के सामरिक समझौते हेतु 2025 तक का रोड मैप बताने वाला एक दस्तावेज जारी किया है। हमने 2025 तक का रोड मैप बनाया भारत और यूरोपियन यूनियन ने मिलकर, जिसमें रक्षा, सैन्य सहयोग का दायरा बढ़ाना, समुद्री सुरक्षा सहयोग के लिए वार्ता प्रक्रिया स्थापित करना, सुरक्षा मामलों पर नियमित संवाद स्थापित करना, भारतीय और यूरोपीय सेनाओं के मध्य आपसी सहयोग बेहतर करने के लिए सहयोग और आदान प्रदान को शामिल करना इसमें शामिल है। भारत और यूरोपीय संघ व्यापार और निवेश समझौता। भारत और यूरोपीय संघ से आने वाले निवेश को बढ़ावा देने के लिए 2017 में स्थापित निवेश सुविधा तंत्र का बेहतर उपयोग करने के लिए सहमत हुए थे। 2017 में हमने बोला कि एक ऐसा करो, एक ऐसा मशीनरी बना लो। मशीनरी यानी कि यहाँ पर कोई मशीन की बात नहीं हो रही। मशीनरी का मतलब होता है कि ऐसा तंत्र बना लो, 2-4 लोगों का ग्रुप बना लेते हैं, दोनों दोस्त मिलकर, जिसमें हम लोग बैठ के बात कर देंगे कि व्यापार कैसे बढ़ाना है दोनों देशों को। इसी को क्या कहा गया 2017 में? इसी को कहा गया कि निवेश सुविधा तंत्र, यानी कि यूरोप का निवेश भारत में बहुत ज़्यादा आए। जैसे नीदरलैंड हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इन सब देशों के भारत में निवेश बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो निवेश, और भारत के भी लोग खूब सारा निवेश करते हैं ब्रिटेन में, फ्रांस में, इन सब देशों में। तो इसलिए निवेश सुविधा तंत्र हम दोनों के बीच में स्थापित है, जिससे निवेश बढ़ता है हमारा। पृष्ठभूमि क्या है? 27 सदस्य देशों का यूरोपीय संघ अपने भारी आर्थिक विकास का रूप वैश्विक स्तर पर समुचित राजनीतिक भूमिका निभा पा रहा था, परंतु अब ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से अलग हो जाने के बाद
संघ ने विश्व के राजनयिक क्षेत्रों में अपनी हलचल कुछ बढ़ाई है। इसका इरादा भविष्य में और सक्रिय भूमिका निभाने की है। इसी संदर्भ में भारत ने यूरोपीय संघ के साथ 3 साल बाद विगत 15 जुलाई को 15वीं शिखर बैठक की ज़रूरत महसूस की थी। जब से ब्रिटेन अलग हुआ है यूरोपियन यूनियन से, ब्रिटेन बोल रहा है कि ब्रिटेन का सूर्य अस्त हो गया था, हम फिर से उसको सूर्य को उगाएंगे। ब्रिटेन अब खुद से पूरी दुनिया पर फिर से छाने की कोशिश करेगा, आने वाले समय में आपको दिखेगा। तो जब इतना शक्तिशाली देश यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया तो यूरोपियन यूनियन की साख को धक्का लगा है, उसके क्रेडिबिलिटी को धक्का लगा है। तो यूरोपियन यूनियन अब हाथ पैर मार रहा है पूरे दुनिया में कि हम अपने को क्रेडिबल कैसे घोषित करें कि बाकी के सदस्य देश हैं वो हमसे ना निकले, पूरे दुनिया को लगे कि अभी भी यूरोप एक ही है। इसीलिए वो हाथ पैर मार रहा है। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि तुम हाथ पैर मारो, हम तुम्हें हाथ देंगे, हमारी मदद तुम करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। गौरतलब है कि यूरोपीय संघ में 3 देश ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी सबसे प्रभावशाली रहे हैं। इसलिए वैश्विक मामलों में के बारे में तीनों में आम राय एकजुटता थी, पर ब्रिटेन द्वारा अलग राग अलापने की वजह से साझा नीति नहीं बन पा रही थी। समझ में आ रही है किस्सा पूरा चल रहा है दिमाग में। अलबत्ता वैश्विक मामलों में यूरोपीय संघ कभी प्रभावशाली आवाज़ नहीं बन सका। इसलिए भारतीय सामरिक हलकों में यूरोपीय संघ के साथ रिश्तों को उतनी अहमियत नहीं दी गई थी, पहले नहीं दी गई थी। यूरोपीय संघ भी भारत के प्रति अब तक इसलिए उदासीन रहा कि भारत ने मुक्त व्यापार संधि और निवेश संरक्षण संधि को हरी झंडी नहीं दी थी। पर चीन के खिलाफ यूरोप में जिस तरह की भावनाएं प्रबल होने लगी हैं, वैसे में भारत के लिए सुनहरा मौका है कि यूरोपीय कंपनियों को भारत में निवेश के लिए आकर्षित करने की दिशा में कदम उठाया जाए। धीरे धीरे हो क्या रहा है, चीन का BRI, इस चीज़ को ध्यान में रखना, कभी भी IR जो पढ़ी जाती है ना, वो एक देश के बैठ के नहीं पढ़ी जाती। हर एक रिलेशन, भारत में कोई तितली अगर पंख फरफराती है तो जो आर्कटिक का प्रदेश है ना, वहाँ का बर्फ़ पिघल जाता है। जब नेचर इतना जुड़ा हुआ है तो इंसान भी जुड़े हुए हैं। पूरी दुनिया ग्लोबल नहीं रही, अब ग्लोबल विलेज बन गई, एक गांव के जैसे बन गया। जैसे गांव में आपसी लोगों के संबंध कितने अधिक होते हैं या ख़राब भी होते हैं तो एक दूसरे को जान जरूर रहे होते हैं, उसी तरह से पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट में आ रही है। तो जब चीन का BRI यूरोप पहुंचा, जब पूरे यूरोप को पता चला कि चीन जो है वो कर्ज जाल में फंसाता है, अपना धीरे धीरे सामरिक महत्व बढ़ा रहा है यूरोप के देशों में, इटली जैसे देश जो अब चीन के साथ करीबी होते जा रहे हैं, तो यूरोप का कान खड़ा हो गया कि चलो भाई अब हम भी थोड़ा सा सक्रिय होते हैं। जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमी दोनों बहुत तेज़ी से बदल रहा है। ओके, 15वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में घोषणाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रणनीतिक साझेदारी के उद्देश्यों का गठन है। स्ट्रैटेजी की बात हो रही है, रणनीतिक यानी कि रक्षा की बात होगी, सुरक्षा की बात होगी, साइबर की बात होगी, इसमें अंतरिक्ष की बात होगी, टेक्नोलॉजी की बात होगी, हथियारों की बात होगी, सेना को पुनर्गठित करने की बात होगी और बड़े बड़े बंदरगाहों को बनाने की बात होगी, समुद्र में सुरक्षा की बात होगी, नेविगेशन प्रणाली की बात होगी। ये सब किस में आते हैं? स्ट्रैटेजिक में आते हैं, रणनीतिक संबंधों के तहत आते हैं, जो अगले 5 वर्षों में भारत और यूरोपीय संघ के बीच संबंधों को निर्देशित करने के लिए तैयार किया गया है। यूरोपीय संघ के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यूरोपीय यूनियन 27 देशों का एक समूह है जो सशक्त आर्थिक और राजनीतिक ब्लॉक के रूप में कार्य करता है। इसमें 19 सदस्य देश अपनी आधिकारिक मुद्रा के तौर पर यूरो का प्रयोग करते हैं, जबकि 8 सदस्य देश बुल्गारिया, क्रोएशिया, चेक गणराज्य, डेनमार्क, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया और स्वीडन यूरो का उपयोग नहीं करते हैं। ये सब देश नहीं करते हैं। बाकी 19 देश यूरो करेंसी चलता है जो डॉलर से मजबूत होता है। $1 में 80 रुपये अगर है ना, तो जाके देखना 1 यूरो में कम से कम 120 रुपया होगा। डॉलर के मुकाबले यूरो मजबूत होता है। यूरोपीय देशों के मध्य सदियों से चली आ रही लड़ाई को समाप्त करने के लिए यूरोपीय संघ के रूप में एक एकल यूरोपीय राजनीतिक इकाई बनाने की इच्छा प्रकट की गई थी। आपको पता होगा कि यूरोपियन यूनियन का एक संसद है जहां पर सभी देशों से चुन के आते हैं लोग, आपस से बैठ के वार्ता करते हैं, पर्यावरण के मुद्दों पर भी वार्ता करते हैं, रक्षा सुरक्षा के मुद्दों पर भी वार्ता करते हैं। भारत और यूरोपीय संघ व्यापार और निवेश समझौता, ध्यानपूर्वक एक एक फैक्ट्स को पढ़ते जाना, नोट कर लेना, जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन लिख सकते हैं आप। विकसित हुई, जिसका द्वितीय विश्व युद्ध के साथ समापन हुआ और इस महाद्वीप का अधिकांश भाग समाप्त हो गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आपको पता ही है कितनी तबाही मची थी सब में मिलकर। उसके बाद ही इन्होंने बोला था कि अब हम लड़ना छोड़ के एक होकर सबका विकास करते हैं। EU ने कानूनों की मानकीकृत प्रणाली के माध्यम से एक आंतरिक एकल बाजार, इंटरनल सिंगल मार्केट, आपको पता है अगर आपको यूरोप घूमने जाना है, यूरोपियन यूनियन के जितने सदस्य देश हैं, तो आप यूरोपियन यूनियन का वीज़ा ले सकते हैं।
वहाँ का वीज़ा लीजिए। पूरे यूरोप के जितने देश हैं यूरोपियन यूनियन में शामिल 27 देश, उनको आप एक साथ घूम सकते हैं, कहीं पर कोई रोक टोक नहीं है। कई जगह तो ये भी पता नहीं चलता कि ये सीमा है। एक रेस्टोरेंट है, उसके आधे टेबल रखे होते हैं मान लो फ्रांस में, आधे टेबल रखे होते हैं किसी दूसरे देश में। इतना ज़्यादा उनमें एकता है, इतना ज़्यादा वहाँ पर मतलब यूरोपियन यूनियन काम करता है। अच्छा, भारत के लिए यूरोपीय संघ का महत्व क्या है? ध्यानपूर्वक, यूरोपीय संघ शांति को बढ़ावा देने, रोजगार सृजित करने, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, देश में सतत विकास को बढ़ाने के लिए भारत के साथ मिलकर काम करता है। कुछ लोग बोलते हैं कि इंग्लिश में थोड़ा सा समझाइए। इसमें कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो हिंदी में आपको समझ में नहीं आता हो। आप इसको इंग्लिश में, आपका इंग्लिश अच्छा हो, आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। मुझे ये बोलने में कोई शर्म नहीं आता कि मैं इंग्लिश मीडियम का छात्र नहीं हूँ, मैं हिंदी मीडियम का छात्र हूँ, इसलिए मैं हिंदी में ज़्यादा कम्फर्ट रहता हूँ। मैं आपको हिंदी में PDF देता हूँ, आप उसको गूगल ट्रांसलेट के माध्यम से भी इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। ओके। भारत का यूरोपीय संघ का महत्व, यूरोपीय संघ शांति को बढ़ावा देने, रोजगार सृजित करने, ये सब पढ़ दिया मैंने। वर्ष 2017 में EU भारत शिखर सम्मेलन नेताओं ने सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 के क्रियान्वयन पर सहयोग की मजबूती प्रदान करने के लिए अपने इरादे को दोहराया और भारत EU विकास संवाद के विस्तार हेतु भी सहमत हुए। 2017 में जो हुआ तो उन्होंने क्या बोला कि जो SDG का लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक सतत विकास लक्ष्य के जो 17 लक्ष्य हैं और 169 उपलक्ष्य हैं, इनको हासिल किया जाएगा पूरी दुनिया के द्वारा। UN का ये लक्ष्य है। तो उसमें यूरोपियन यूनियन ने भारत को बोला कि आप इसको लक्ष्य को प्राप्त करने में पीछे हो, तो हम आपकी मदद करेंगे कि आप सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त कर सको आसानी से। क्षेत्र, यूरोपीय संघ के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार 2021-22 में $116 बिलियन से अधिक का था। ये डेटा लिख लेना, आंसर में आपको काम आएगा। कल आपको इसका PDF मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होता है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप जा सकते हैं। PDF के लिए अलग लिंक होगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। PDF के लिए टेलीग्राम लिंक होगा, टॉप पर ही रहता है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर मुझसे कुछ पूछना होता है तो Instagram ID दिया हुआ रहता है, वहाँ पर आप फॉलो कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। ओके। वैश्विक व्यवधानों के बावजूद द्विपक्षीय व्यापार में 2021 से 22 में 43% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि देखी गई है। 43% की वृद्धि, समझ रहे हो कितना बड़ा चीज़ है ये। वर्तमान में यूरोपीय संघ अमेरिका के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, साथ ही भारतीय निर्यात के लिए दूसरा सबसे बड़ा गंतव्य है। सबसे अधिक निर्यात करता है भारत किसको? USA को। अगर सामूहिक रूप से देखें तो दूसरे नंबर पर EU आता है। वैसे अगर देखें हम सिर्फ देश के स्तर पर तो USA के बाद चाइना आता है, लेकिन एक समूह के तौर पर देखें तो यूरोपियन यूनियन आता है। सबसे अधिक निर्यात भी हम दूसरे नंबर पर किसको करते हैं? EU को करते हैं। इसलिए भी इसके साथ हमारा संबंध अच्छा होना चाहिए। भारत में विदेशी निवेश प्रवाह में यूरोपियन यूनियन की हिस्सेदारी पिछले दशक में 8% से बढ़कर 18% हो गई है, जहां पिछले साल यानी कि 2001 से 2010 तक में कितना परसेंट था? 100 रुपया अगर भारत में निवेश आता था तो उसमें मात्र 8 रुपया यूरोप से आता था। अब अगर भारत में 100 रुपया निवेश आता है तो उसमें से 18 रुपया भारत में निवेश आता है EU से। तो ये भी बढ़ा है, जिससे यूरोपीय संघ भारत में पहला विदेशी निवेशक बन गया है। सबसे अधिक निवेश कहाँ से आता है? अब अगर सामूहिक रूप से देखें तो EU से आता है सबसे अधिक निवेश भारत में। भारत और यूरोपियन यूनियन, भारत यूरोपीय संघ व्यापार और निवेश समझौता। यूरोपीय संघ और भारत में रणनीतिक, वैचारिक और आर्थिक समानता पिछले कुछ वर्षों से पुनः दृष्टिगोचर हो रही है। रणनीतिक, स्ट्रैटेजिक रूप से हम दोनों का इंटरेस्ट सेम हो रहे हैं। वैचारिक, हम दोनों देश, हम यूरोपियन यूनियन भी है, भारत भी है, जो लोकतंत्र की बात करता है। चीन लोकतंत्र की बात नहीं करता है। पाकिस्तान का लोकतंत्र तो वही जाने उसका कौन सा लोकतंत्र है। हर 4 महीने में प्रधानमंत्री बदल जाते, कोई आर्मी वाला राष्ट्रपति बन जाता, तानाशाह बन जाता है। तो यानी कि यूरोपियन यूनियन और भारत का जो वैचारिक समानता है ना, वो भी एक है। मानवाधिकार की बात हो या फिर महिलाओं के अधिकार की बात हो, इन सब चीज़ों पर हम समान रूप से खड़े होते हैं। लोकतंत्र के मुद्दे पर समान रूप से खड़े होते हैं। स्ट्रैटेजिक रूप से हमारी इंटरेस्ट सेम है। दो लोग तभी भी दोस्त बनते हैं ना, आप अपने में भी देख सकते हो, जब उनके इंटरेस्ट सेम होते हैं। समझ रहे हो ना? तो इसीलिए कहीं भी IR का कोई भी क्वेश्चन लिखना ना, तो सबसे पहले देखना कि इन दो देशों के कौन कौन से ऐसे इंटरेस्ट हैं जिस पर दोनों साथ खड़े होते हैं। तब अब उस क्वेश्चन को आप आधा तो वैसे ही हल कर लोगे कि चलो पर्यावरण के मुद्दे पर साथ खड़े हो सकते हैं, रणनीतिक मुद्दे पर साथ खड़े हो सकते हैं, व्यापार के मुद्दे पर साथ खड़े हो सकते हैं। ओके।
उदाहरण स्वरूप दोनों का उद्देश्य रणनीतिक स्वायत्तता और उनकी वैश्विक स्थिति को बढ़ावा देना, रणनीतिक मूल्य श्रृंखलाओं में विविधता लाना भी एक सामान्य हित में शामिल है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों का निवारण करना भी आवश्यक है। यूरोपियन संघ और भारत इन प्रयासों में एक दूसरे का समर्थन कर सकते हैं। जलवायु परिवर्तन पर भी दोनों देश साथ में हैं, इस चीज़ को भी ध्यान रखना। गौरतलब है कि दोनों पक्षों के बीच 2000 में सामरिक साझेदारी का रिश्ता स्थापित हुआ। फिर नियमित तौर पर सालाना शिखर बैठक होती है। 2000 ईस्वी के बाद से हर साल हम लोग बैठक करते हैं साथ में बैठकर, और हाल ही में उदासीनता के कारण शिखर बैठकें नहीं हुई। फिर भी 20 सालों में दोनों के बीच 15 शिखर वार्ताएँ भी हुई हैं। बीच में बैठक बंद हो गया था, लेकिन पिछले 20 साल में 15 बार वार्तालाप तो कर ही चुके हैं दोनों देश। वर्तमान में 100 अरब यूरो के द्विपक्षीय व्यापार के साथ यूरोपीय संघ भारत का सबसे बड़ा आर्थिक साझेदार बन चुका है। अंतरिक्ष से लेकर विज्ञान तकनीक कई क्षेत्रों में दोनों के बीच गहरा सहयोग है। साथ ही यह द्विपक्षीय व्यापार कुछ हद तक भारत के पक्ष में है, यानी कि हम उनको निर्यात ज़्यादा करते हैं, हम बेचते ज़्यादा हैं। 100 रुपये का बेचते हैं तो हम उनसे 70 रुपये का ही खरीदते हैं, यानी कि व्यापार सरप्लस है हमारा। इसलिए हमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहिए उनसे, जिससे हम और ज़्यादा से ज़्यादा सामान उनको बेच सकें। विशुद्ध रूप से आर्थिक शर्तों पर यूरोपीय संघ भारत का पहला व्यापारिक साझेदार है और 2018 में किए गए 67.7 बिलियन यूरो निवेश के साथ सबसे बड़ा विदेशी निवेशक भी था। कुल FDI प्रवाह में 22% के बराबर है, परंतु सुधार की गुंजाइश अभी भी है, खासकर जब चीन में यूरोपीय संघ के निवेश की तुलना में उसी वर्ष 2018 में 175.3 बिलियन यूरो था। तो ये सब कुछ डेटा हो गए, जिसको आप जब एग्ज़ाम देने जाओ ना, जनवरी जब जाना अगर एग्ज़ाम देने के लिए, दिसंबर में, तो एक बार उससे पहले इंटरनेट पर सर्च जरूर कर लेना भारत और यूरोपियन यूनियन का व्यापार रिलेशन कैसा है, मतलब डेटा। यूरोपीय संघ और भारत के बीच FTA पर समझौता। यूरोपीय संसद के एक नए अध्ययन में यूरोपीय संघ और भारत के बीच व्यापार समझौते के संभावित प्रभाव का आकलन किया गया। उन्होंने अध्ययन किया कि हम भारत के साथ क्यों ना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लें, जिसके अनुसार दोनों पक्षों के बीच 8 बिलियन यूरो से 8.5 बिलियन यूरो के व्यापार में वृद्धि हुई है। साथ ही व्यापार की अधिक वृद्धि से भारत में प्रवाह की संभावना भी है। यह अध्ययन पर्यावरणीय मानकों जैसे वैश्विक सार्वजनिक वस्तुओं के प्रावधान पर अतिरिक्त समन्वय से संभावित लाभ को भी संदर्भित करता है। जलवायु परिवर्तन पर यूरोपीय संघ अपनी नई औद्योगिक रणनीतिक ग्रीन डील के माध्यम से 2050 तक कार्बन उत्सर्जन को तटस्थ बनाने के लिए अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्य का निर्माण कर रहा है। भारत का कब है? भारत का है 2077 कार्बन तटस्थ बन जाना। यूरोपियन यूनियन का है 2050 तक, यानी दोनों देशों के लक्ष्य सेम है। तब क्यों ना मिलकर काम करें, बताओ मुझे। तो ये सब मुद्दा आपको लिखना पड़ेगा। कैसे लिखते हैं आंसर को? आंसर को लिखते हैं पहले इंट्रो, कि क्या मुद्दा है। करंट अफेयर डाल सकते हैं आप इंट्रो में, कि चलो अगर करंट अफेयर का क्वेश्चन है तो यूरोपियन कि क्या मुद्दा है, हमने अभी वार्तालाप की है, हमारे लिए मुद्दा ये है। फिर आप क्या लिखोगे? फिर आप लिखोगे संभावनाएं। संभावना किन किन क्षेत्रों में है, ओके। हम लिखोगे, फिर लिखोगे क्यों रिलेशन हमें बनाना चाहिए। तो बोलोगे वैचारिक समानता है, लोकतंत्र की बात करते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करते हैं, मुक्त व्यापार की बात करते हैं, रणनीतिक रूप से इंटरेस्ट एक है। फिर आप ये लिखोगे कि चुनौतियाँ क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ पर दिक्कतें आ सकती हैं रिलेशन बनाने में। उसके बाद आप निष्कर्ष लिख दो, बात खत्म हो गया। इतना सब आंसर में लिखना होता है। अगला है भारत के लिए अवसर, ओके। भारत यूरोपीय संघ व्यापार और निवेश समझौता। यूरोपीय लोग भारत प्रशांत क्षेत्र में शांति और समृद्धि प्रदान करने में भारत की अहम भूमिका को स्वीकार करते हैं। यूरोप के जितने देश हैं, चाहे फ्रांस हो, जर्मनी हो, ब्रिटेन हो, इटली हो, ये सभी देशों के साथ भारत के नेवल संबंध अच्छे हैं। नेवल यानी कि सामुद्रिक संबंध अच्छे हैं। हमारे नौसैनिक अभ्यास भी होते हैं इन सब देशों के साथ। और साथ ही में हिंद प्रशांत, एक नया जो अभी घड़ीघंटा चल रहा है पूरे विश्व में, हिंद प्रशांत, इंडो पैसिफिक, जिसमें क्वाड बन रहे हैं, ऑकस बन रहे हैं, इतने सारे समझौते हो रहे हैं इस क्षेत्र में। इस क्षेत्र में भारत चाह रहा है कि चीन को काउंटर करने के लिए क्यों न पूरी दुनिया का जमावड़ा किया जाए। इसलिए यूरोपियन यूनियन के देशों को भी बोल रहा है, आओ सब लोग इस क्षेत्र में, हम लोग सैन्य अभ्यास करते हैं, हम लोग व्यापार को बढ़ाते हैं, मिलकर समुद्र में संसाधन को ढूंढते हैं, ओके। वे प्रौद्योगिकी और भविष्य के मुद्दों पर एक साथ काम करने में भी काफ़ी संभावनाएं देखते हैं, परंतु भारत कोविड-19 के बाद यूरोप के लिए एकमात्र आर्थिक विकल्प नहीं है। इसलिए भारत को यूरोपीय स्थानांतरण कंपनियों को आकर्षित करने के लिए निम्नलिखित सुझावों पर अमल करना चाहिए। भारत चाह रहा है कि कोरोना के बाद जो यूरोप से कंपनियाँ भाग रही है, क्यों ना उनको बुला के भारत लाया जाए, या चीन से जो कंपनियाँ जा रही हैं उनको भारत लाया जाए। ब्रांड आधारित व्यापार और निवेश समझौते को वापस ट्रैक पर लाना, एक नए निवेश समझौते को शामिल करते हुए 5G और AI, कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहित उच्च प्रौद्योगिकी सहयोग में शामिल होना। इसके अलावा यूरोप को भी व्यापार पर अपनी स्थिति को बदलने और सेवाओं पर भारत को समायोजित करने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता होगी।
कोविड-19 के कारण क्या सब परिस्थितियां उभरी हैं? कोविड-19 के कारण उत्पन्न हुए संकट को यूरोपीय संघ के लिए अवसर माना गया ताकि इसकी कीमत साबित हो सके। इस संदर्भ में यूरोपीय आयोग द्वारा प्रस्तुत अगली पीढ़ी के यूरोपीय संघ के प्रस्ताव ने अपने साहसिक दृष्टिकोण से कई लोगों को आश्चर्यचकित किया है। यूरोपीय संघ बहुत बड़े बड़े सुधार कर रहा है कोरोना के बाद, जिससे पूरी दुनिया को लग रहा है कि वाकई यूरोपियन संघ में एक नई ताकत आ गई है। भारत भी उसी ताकत को एक्सप्लोर करना चाह रहा है, यूज करना चाह रहा है अपने बेनिफिट के लिए। इसने वास्तव में एक गेम चेंजर का काम किया। ये न केवल इसके वित्तीय निहितार्थ में है, जिससे यूरोपीय संघ को कर्ज लेने की अनुमति देता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि यूरोपीय संघ को बांधने वाले संबंध किसी संधियों और व्यक्तिगत सदस्यों के स्वार्थ से परे हैं। इन्होंने ये बताया कि यूरोपियन यूनियन मात्र एक संघ की तरह काम नहीं कर रहा है, वो ऐसे काम कर रहा है जैसे वाकई ये देश चाहते हों कि हम सब मिलकर आगे बढ़ें। ओके, निष्कर्ष क्या है? यूरोपीय संघ के विकास के जरिए विभाजित यूरोप के एकीकरण की तलाश में है, क्योंकि यहाँ लंबे समय तक अत्यधिक राष्ट्रवाद की वजह से विश्व युद्ध भी हुए हैं। हमें निष्कर्ष बहुत सारे कुछ है, इस पर नहीं जाना चाहिए। बस निष्कर्ष यही है कि हमें यूरोपियन यूनियन के साथ FTA एग्रीमेंट पर बढ़ना चाहिए आगे, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए अच्छा है। व्यापार हमारा बढ़ सकता है, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ सकता है, किसानों की आय बढ़ सकती है, भारत में जो उद्योग धंधे हैं, MSME हैं, उनको बेनिफिट पहुँच सकता है। ओके, तो आज का लेक्चर कैसा लगा आप लोगों को बताना है। अगर आप क्वेश्चन लिख के भेजना चाहते हैं कि भारत और यूरोपीय संघ को क्यों व्यापार समझौता करना चाहिए, निवेश व्यापार समझौता क्यों करना चाहिए, मैं क्वेश्चन देता हूं कि भारत और यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की तरफ बढ़ रहे हैं। भारत के लिए पक्ष और विपक्ष के मुद्दों को लिखिए। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, भले मैं क्वेश्चन अच्छे से नहीं फ्रेम कर पाया, लेकिन सब कुछ इसी में आ गया। आप इसको लिख सकते हैं, लिख के भेज सकते हैं कि भारत और यूरोपीय संघ अगर व्यापार समझौता करते हैं, मुक्त व्यापार समझौता, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो इससे भारत को क्या बेनिफिट मिलेगा और क्या भारत के लिए चुनौतियाँ होंगी। इसको आप लिख के भेज सकते हैं। मेंस ग्रुप का, आंसर राइटिंग ग्रुप का भी दिया होता है लिंक, वहाँ पर आप इसको भेज सकते हैं। PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। अगर मुझसे कुछ पूछना हो, कुछ भी पूछना हो, कोई भी संकट आता है तो आप कुछ पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम ID दिया हुआ रहता है, वहाँ पर आप फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का।